सेक्शन 11 तक अपन देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 तक में। अब सेक्शन 12 और 13 और 14 सॉरी 15 देखेंगे इस चैप्टर में। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है और वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई 12 और 13 में है और वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है सेक्शन 15 में है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में आते हैं अपन। इसमें फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, वाउचर है, रेसिड्यूरी केस है। वन बाय वन हम सबको एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या करना है किसमें। तो सबसे पहले तो सेक्शन 12 और सेक्शन 2 जो है फॉरवर्ड चार्ज अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ इशू मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ फॉर इशू विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है या फिर लास्ट डेट जिस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, उन दोनों में से जो पहले होगा उस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यहाँ पे देख लिखा हुआ है क्लियरली कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड, सेक्शन 31 और सब सेक्शन 1 जो है इसमें बताया गया है कि भाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड, जैसे ही गुड रिमूव हुआ या जैसे ही गुड की डिलीवरी हुई उस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड मान लेंगे और इनवॉइस वाले से कंपेयर कर लेंगे, जो पहले होगा उस डेट को ही मान लिया जाएगा कि भाई ये टाइम ऑफ सप्लाई है, मतलब विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में तो देखिए कि अब रेगुलरली सप्लाई हो रहा है, लाइक अगर गैस की सप्लाई की बात करें, पानी की सप्लाई की बात करें, तो उस केस में क्या होता है कि सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिसिप्ट ऑफ इस सक्सेसिव पेमेंट, मतलब जब अकाउंट बनाया जाए या फिर जब सक्सेसिव पेमेंट किया जाए, मान लीजिए मंथली बेसिस पे है या क्वार्टरली बेसिस पे है या फिर 15 डेज पे है, तो उस हिसाब से या फिर इनवॉइस की डेट से कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद गुड्स एंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो जब एक्सेप्टेंस दिया गया हो या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। तो इन तीनों में से जो पहले होगा उस डेट को ही मान लिया जाएगा। और यहाँ पे ई वे बिल वगैरह की बात की गई है, ये सारा आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाता है या फिर जिस डेट डेट को हम इनवॉइस में ये कर लेते हैं तो उस डेट को ही मान लिया जाता है कि कंफर्म हो गया सेल। ये सब तो अपन एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरेंस मिल जाए, मतलब क्लेरिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले डिले इशू ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस डेट जो है 30 अक्टूबर को है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड जो है 26 अक्टूबर को है। तो इन दोनों में से पहले कौन है, तो 26 अक्टूबर ऑब्वियसली दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस इशूड प्रायर टू डेट डिलीवरी, तो जो इनवॉइस का डेट है वही डेट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का 20 अक्टूबर। और डिलीवरी एक्चुअल तो हुई है 26 को, लेकिन विच एवर इज अर्लियर तो 20। उसके बाद सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसमें क्या होगा कि भाई सबसे पहले अपने को देखना होगा कि एक्सेप्टेंस कब दिया है उसने, रेसिपिएंट ने, और क्या बोलते हैं 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल। और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और उसके उसको कंपेयर करेंगे किससे, तो इशू सॉरी इन दोनों को फिर कंपेयर किससे करेंगे, तो इशू ऑफ इनवॉइस से। तो सबसे पहले देख लेते हैं 15/4/2022 और 1/5/2022, इन दोनों में से पहला कौन है 15/4/2022, इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो इशू ऑफ इनवॉइस से। तो एक्चुअली इशू ऑफ इनवॉइस 25/11/2021 को हुआ है, तो दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब अमाउंट पेड टू सप्लायर बिफोर इन्फॉर्मिंग एक्सेप्टेंस, मतलब इस केस में भी अपन देखेंगे इन दोनों को और कंपेयर करेंगे इससे। अपने को सॉरी इसको इसको मतलब एक्सेप्टेंस बाय रिसिपिएंट और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, और उसको कंपेयर करेंगे इशू ऑफ इनवॉइस से। अपने को पेमेंट से कोई मतलब इसमें नहीं है से मतलब अप्रूवल वाले में। तो सबसे पहले 1/5/2022 और 15/4/2022, तो इसमें पहला कौन है 15/4/2022। उसके बाद उसको हम किससे करेंगे, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। तो ये पहले है तो दैट इज द टाइम ऑफ सॉरी ये पहले है तो दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद देखते हैं कि एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 6 मंथ, तो एक्चुअली कम्युनिकेट कर देना चाहिए था इस डेट को, लेकिन कम्युनिकेट किया नहीं। तो एक्सेप्टेंस बाय रिसिपिएंट और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, तो अर्लियर ये है। इसको कंपेयर करेंगे इनवॉइस डेट से, 1/4/2022 को कंपेयर करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 1/5/2022 है, तो दैट इज 1/4/2022 जो है टाइम ऑफ सप्लाई अपना हो जाएगा। दैट इज द आंसर। उसके बाद आगे एक आधा क्वेश्चन है जो कि अपने को देखना नहीं है, ये सारा एक मतलब अपने को बस कॉन्सेप्ट रिजॉल्व करते चले जाना है। तो अब रिवीजन के केस में अपन देख रहे हैं कि रिवर्स चार्ज वाले केस में गुड के केस में क्या होएगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड और डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट या तो बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, अगर कैश दे रहे हैं तो कैश के हिसाब से जब बुक में एंटर किए, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू। और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो रिसिप्ट ऑफ गुड, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तीनों में से जो पहले होगा वही चीज यहाँ पे समराइज करके दिया गया है। तो उसको जो है डेट ऑफ इशू ऑफ सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ क्या
तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है 31 अक्टूबर को हुआ है। और तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के 31 दिन बाद, तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर जो है उसको देखेंगे। उसके बाद पेमेंट जो है 30 नवंबर को हुआ है। और रिसिप्ट ऑफ गुड जो है 20 नवंबर को हुआ है। तो इन तीनों में से सबसे पहले जो हुआ है उसको ले लेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद एडवांस पेड, तो एडवांस पेमेंट जो हुआ है, तो पेमेंट जो है पहले सबसे हुआ होगा तभी तो एडवांस पे हुआ है। तो डेट इज केस कि भाई 5 नवंबर को ही एडवांस पेमेंट हो गया, तो डेट इज द डेट ऑफ, सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया ही नहीं गया या पेमेंट हुआ ही नहीं है, जो भी है। तो इसमें जो है रिसिप्ट ऑफ गुड और क्या बोलते हैं कि 31 डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो पहले होगा। तो 1 दिसंबर पहले होगा, 5 जनवरी अगले साल का बताया गया है, तो इन दैट रेफरेंस 1 दिसंबर इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे भी सिमिलर क्वेश्चन वगैरह दिया गया है जिसको ज्यादा अपन डील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वाउचर के केस में देखते हैं। वाउचर क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और आपको उसने वाउचर दिया, जनरली एम्प्लॉय वगैरह को दिया जाता है वाउचर कि भाई आप उसको रिडीम कीजिए, मतलब बहुत जगह वाउचर का यूज होता है। तो आप रिडीम कीजिए और उसके बदले या तो आप स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइबल गुड ले सकते हैं, या फिर कोई भी गुड उसके बदले में ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको वाउचर मिला और पता है कि उस वाउचर से आप स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गुड ही ले सकते हैं, तो जब वाउचर इशू किया गया था उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जबकि अगर स्पेसिफाइड गुड नहीं है, तो जिस टाइम वो वाउचर रिडीम किया जाएगा तो उस टाइम को मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब फूड पास जैसे है, सर्ट कूपन है, तो पता है कि भाई स्पेसिफाइड कैटेगरी है। अब स्पेसिफाइड गुड है, और जहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब लाइक पिज्जा, तो पिज्जा ही मिलेगा, वो चीज है। तो ये सारा स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद रेसिड्यूरी केस, सर्च सीजर इन्वेस्टिगेशन, ये सारा केस में क्या होगा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो जब वो रिटर्न फाइल करता है एवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ के 20th डेट से पहले रिटर्न फाइल करना होता है, तो वो रिटर्न वाले चैप्टर में देखेंगे। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जो है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन वो पेमेंट करेगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब इनहेंसमेंट इन वैल्यू और अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब मान लीजिए कि आपने किसी को सप्लाई किया था और बोला था कि भाई फलाने डेट तक मेरे को पैसा दे देना, नहीं दोगे तो इंटरेस्ट या लेट फी या फिर पेनल्टी ऐसा कुछ लगेगा डिले पेमेंट के लिए। तो अगर वो डिले पेमेंट जिस डेट को करता है तो उसको जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। मतलब अगर वो इंटरेस्ट और लेट फी अगर लेते हैं अपन, तो सच इंटरेस्ट ईटीसी इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उस का डेट जो है जिस दिन वो पेमेंट देता है उसको ही मान लेंगे कि भाई दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट एडिशनल पेमेंट। और उसके बाद अगर पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है वेव ऑफ कर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी चीज है। ये सारा उसी का समरी दिया हुआ है, तो अपन इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं करने जा रहे, पढ़ ही चुके हैं वही चीज। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज सेक्शन 13। अब यहाँ पे जो है सेक्शन 13 और 2 और 13(3) जो है अलग है, बाकी पूरा ये जो गुड वाला केस है वही चीज यहाँ पे घिसा पीटा फिर से रिपीट किया गया है। तो अपन वन बाय वन सबको फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस, इनवॉइस इशूड विद इन 13 days ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इनवॉइस इशूड, तो इनवॉइस इशूड विद इन 30 days ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस का डेट या पेमेंट का डेट जो भी पहले हो, और इनवॉइस जो है 30 दिन सर्विस देने के अंदर ही इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस इशूड आफ्टर 30 days ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और इनवॉइस नोट इशूड, तो जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ था या फिर जब पेमेंट हुआ था, तो उस डेट में से जो पहले होगा उसको जो है मान लेंगे। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन दोनों में से पहले। और अगर 30 days के अंदर इनवॉइस जो है प्रोविजन ऑफ सर्विस से वो नहीं हुआ है, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो पहले होगा वही मान लिया जाएगा। एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की बात की गई है, तो एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर सर्विसेज। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो सबसे पहले है कि जनरल सप्लायर, जनरल सप्लायर जो है बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 days, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले या बाद, लेकिन प्रोविजन जैसे ही सर्विस का हुआ उसके 30 दिन के अंदर उसको करना होगा। बैंक और इंश्योरर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 45 days, ये सारा इतना रिलेवेंट है नहीं। बाकी एन इंश्योरर और बैंक, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज टू डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब
रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़े थे कि मतलब सेम उसी का जो है दूसरा ब्रांच ऑफिस ये वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन में आता है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई रिकॉर्डेड इन द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ वाटर वी ऑन विच सप्लाई वाज मेड। तो सबसे ज्यादा रिलेवेंट अपने को वही है 30 दिन वाला केस, और बाकी ये सारा इतना रिलेवेंट है नहीं। उसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में क्या होगा, तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 5 जो है वो बताता है इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एज सर्टेनेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एज सर्टेनेबल, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। उसके बाद जो है रिवाइज्ड इनवॉइस सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 जो है उसके बारे में है, तो वो अपने को टाइम ऑफ सप्लाई से कोई रिलेशन नहीं है उसका, वो आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। Excess payment up to ₹1,000, option of taking invoice date as time of supply. Where supplier of taxable service receives up to 1,000 in excess of amount invoice, he may opt the time of supply of such excess date of issue for the same account, said account. A telephone company receives 5,000 against an invoice of 48, so the excess of 2,000 can be adjusted against the next invoice, and the company shall have option to take the next invoice as a time of supply of service in relation to the amount। मतलब 1,000 तक की अगर कोई सर्विस है तो उसको जो है टाइम ऑफ सप्लाई जो है इनवॉइस डेट के हिसाब से ही लेने का उसमें प्रोविजन है अपने पास। उसके बाद रिवर्स चार्ज के केस में क्या है, रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ पेमेंट जो कि बुक में इंटर हुआ हो या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद वेयर द इवेंट्स आर नॉट एज सर्टेनेबल, द टाइम ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ, अब पता ही नहीं है कि भाई सप्लाई एवब इवेंट आर नॉट एज सर्टेनेबल, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड इंटरप्राइज, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपन यहाँ देखने नहीं जा रहे। उसके बाद वाउचर वाला केस वही है कि डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर अगर सर्टेनेबल आइडेंटिफाइबल है और आइडेंटिफाइबल नहीं है कि कौन सा सर्विस मिलेगा, तो डेट ऑफ रिडीम्शन ऑफ वाउचर। उसके बाद उसी पे ये क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद रेसिड्यूरी केस वही है फिर कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद इन्हेंसमेंट इन वैल्यू, फिर वही केस है कि अगर एडिशनल पेमेंट होता है तो इन डेट केस एक सेकेंड। इसके बाद अगर कोई एडिशनल पेमेंट की बात होती है इंटरेस्ट या लेट फी या डिले के लिए, तो उस केस में जो है जब भी वो एडिशनल पेमेंट होगा तो उसको भी जो है इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और उस केस में जो है जब भी वो दिया जाएगा जिस डेट को एडिशनल पेमेंट, उस डेट को ही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और इन केस अगर वो वेव ऑफ कर दिया गया तो नो जीएसटी इज चार्जेबल। उसी का यहाँ पे समरी वर्जन दिया हुआ है। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन आते हैं, तो इट इज लेविबल एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट बिकम्स important to know how to arrive on a value of supply and the tax to be paid। तो ये बताता है कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई या ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, तो सप्लाई मेड फॉर अ प्राइस इन मनी मॉनेटरी और रिलेट टू अनरिलेटेड पर्सन। तो सेक्शन 15 एक से लेके 15 3 तक, मतलब 15 सब सेक्शन 1 से लेके 15 सब सेक्शन 3 तक ये चीज डिस्कस किया गया है। सप्लाई मेड फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन और पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन और पार्ट अदर और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन और रिलेटेड पर्सन और स्पेसिफिक क्लास ऑफ सप्लाई 15(4) और 15(5)। तो ये सारा चीज जो है ये वाला अपने सी इंटर के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सेम वैल्यूएशन फॉर गुड और सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई डिफरेंट फॉर गुड्स और सर्विस वेयर एज वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम फॉर गुड और सर्विस। तो वैल्यूएशन जो है रूल दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 15(1) में बताया गया है कि व्हेन a transaction of supply of good or service is made between two person who are not related and price is sole consideration. Transaction value plus certain element will be the value of supply on which tax is to be worked out. The
value of supply of good or service shall be ordinarily the transaction value, which is the price to be paid or payable when the parties are not related and the price is sole consideration. Section 15 of CGST Act further elaborates various inclusion and exclusion in the ambit of transaction value. अब inclusion और exclusion क्या है? Price actually paid or payable for the value of supply. 15(1) में बताया गया है कि price actually paid और payable जो होगा, it includes the amount already paid at the time of supply as well as amount payable or not yet paid at the time of supply. मतलब पहले ही पे किया गया हो या फिर आगे फ्यूचर में पे किया जाए तो वो भी इंक्लूड होएगा. टैक्स अदर देन जीएसटी इज चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर. अगर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स जो है सेपरेटली चार्ज किया गया हो तो वो भी आएगा. लाइक जीएसटी सेस आर नॉट पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू बट अदर टैक्सेस सेस फीस etc will form the part of value of supply if separatively billed. For instance, if supplier pays municipal tax in relation to goods being supplied or bill the same separately, such tax will be also the part of transaction value. In the same situation, if supplier has the municipal tax but does not charge the same separately, even such tax will form the value of supply as a supplier would have factored such tax while computing the cost of a good. No GST will be charged on TCS amount under provision of Income Tax Act as TCS is charged on income rather than good. तो उसके ऊपर जो है कोई ये नहीं लगेगा. पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई. अगर कोई थर्ड पार्टी भी रिसिपिएंट के बिहाफ पे सप्लाई वो करती है, पेमेंट करती है, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा. और जो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं हो, मतलब अगर इंक्लूडेड है तो फिर तो उसको इंक्लूड करने का डबल काउंटिंग हो जाएगा. इफ द कस्टमर टेक्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सम of such liability to third party and supplier does not include the amount in his bill, it would still form the part of taxable supply. If customer make direct payment of some of such liability of supplier to third party and the supplier do not include, मतलब अगर supplier के बिहाफ पे ही किसी थर्ड पार्टी को रिसिपिएंट ने जो है पेमेंट किया तो उसको भी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेंगे. उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, पैकेजिंग, ये वो हैना टेना जो भी है उस सबको भी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेंगे. कमीशन, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस. X factory price means the selling cost of a good from seller's factory. All the expenses from the factory of seller and buyer premises has to be borne by buyer. So the responsibility of getting good from seller is with buyer. In such cases, value of supply shall include outward freight charges. मतलब जो भी सप्लायर इनकर कर रहा है वो सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा. इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में होगा. ऊपर ही अपन ने देख लिया था. सब्सिडी लिंक्ड विथ प्राइस शैल बी इंक्लूडेड बट एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल. मतलब अगर प्राइस में कोई सब्सिडी इंक्लूडेड है बट उसमें अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा. सब्सिडी इज अ सम ऑफ मनी given to keep price of service or commodity low. If subsidy is given by state government to lower the price after adjusting the subsidy, it is taxable value. If subsidy is given by person entity other than central government, it does not lower the taxable value. The subsidy is added to the value of supply who receives the subsidy. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड होएगा? तो टैक्स, मतलब अगर जीएसटी को छोड़ के कोई टैक्स है. उसके बाद थर्ड पार्टी अगर सप्लायर की बिहाफ ऑफ सप्लायर, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो कि कमीशन, टेस्टिंग चार्जेस है ना टेना. उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जो अगर है या सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई दे रहा है तो वो सारा जो है टैक्सेबल वैल्यू में काउंट होगा. उसके बाद डिस्काउंट जो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इन द इनवॉइस, मतलब अगर डिस्काउंट कोई दिया गया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा. आफ्टर सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड दैट, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली तो हम आपको जो है इतना डिस्काउंट देंगे. कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो रखा था और अब मान लीजिए 500 करके या 100 करके उसने 10 टाइम लिया तो मैंने जो बोला था कि भाई 2% का या 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो इनिशियली तो मैंने नहीं दिया था बट सप्लाई होने के बाद मैंने डिस्काउंट दिया तो वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी जो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा और वो डिडक्ट हो जाएगा सच डिस्काउंट. वही एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्सेबल डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर्स परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द ईयर. अब मान लीजिए कि कोई परफॉर्मेंस देख के बाद में डिस्काउंट दिया गया तो वो टैक्सेबल वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा. अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तभी वो जो है डिडक्ट होगा. तो कंडीशन फॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कैन बी कैलकुलेटेड इन वॉइस वाइज एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड. तो वही है सप्लाई
वाला केस। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई का समरी दिया हुआ है। उसके बाद सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 1 और 2 नोटिफाइड सप्लाई सेक्शन 15(4) और 15(5). ट्रांजेक्शन वैल्यू रिलेटेड पार्टी और प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। तो इसके लिए जो है फाइनल में अपन पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। काम खत्म, बात खत्म, चैप्टर खत्म। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद अपन आईटीसी वाले चैप्टर में आएंगे। थैंक यू।